हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ बच्चों एनआईओएस की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम आज चैप्टर 7 पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों मैंने इस सीरीज़ में कई सारे वीडियोज़ के जो है लेक्चर मैंने डाल दिए हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखे बच्चों तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर लाइन से थर्ड फोर्थ इस तरह से आप अपनी तैयारी को करते चलिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी सीरीज़ पसंद आई होगी। हम इसमें आपको समरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, साथ ही साथ में पूरे चैप्टर का बच्चों निचोड़ कराते जा रहे हैं। आपका बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईओएस ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, इसलिए बच्चों हमें अपनी तैयारी भी बहुत ही डीपली और बारीकी से करना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद बच्चों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आप अच्छे से वीडियो देखें। नोट्स बनाने का टाइम है तो नोट्स बनाएं, वरना एक एक टॉपिक को सुन ले बच्चों, उसी से आपका इस बार 90 पार हो जाएगा बच्चों। पास होने की तो छोड़िए, पास होने के लिए आजकल पढ़ता ही कौन है, सभी को टॉप करना है। तो हमारा भी है अब की बार 90 पार, एनआईओएस वालों को भी लेकर आना है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि भारतीय संविधान का लक्ष्य न केवल राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना है, अपितु जनता का सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना और कल्याणकारी राज्य की भी स्थापना करना है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए भारतीय संविधान ने क्या दे रखा है बच्चों, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। साथ ही साथ में आज हम पढ़ेंगे बच्चों नीति निर्देशक तत्व के बारे में। यदि आपसे पूछे बच्चों नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है, और नीति निर्देशक तत्व बच्चों भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व बच्चों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व किस लिए है बच्चों, ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए होते हैं। वहाँ जहाँ मौलिक अधिकार बच्चों राजनीतिक समानता के लिए होता है, वही सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए क्या है बच्चों, नीति निर्देशक तत्व है। और हमारे वहाँ भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का बच्चों क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इस अध्याय में बच्चों हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तृत से जानेंगे। उसके बाद बच्चों हम दूसरा पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में यानी जो 26 जनवरी 1950 को बना था, उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में बच्चों एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 4 और 2 6 होता है तो 1976 में हुआ था। इसमें बच्चों 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। किसके कहने पे बच्चों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 50 के मौलिक संविधान में इन कर्तव्यों का बच्चों वर्णन नहीं था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य बच्चों के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पता चले। और नीति निर्देशक तत्व के 4 तत्वों में वर्गीकरण किया गया है, आर्थिक और सामाजिक, गांधीवादी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और विविध। तो नीति निर्देशक तत्व कितने प्रकार के बच्चों, 4, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में बच्चों शिक्षा की सार्वभौमिकता, बाल मजदूरी। शिक्षा की सार्वभौमिकता में बच्चों हम 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, और 21A अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाल मजदूरी यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, और स्त्रियों की दशा, नीति निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका को समझ सकेंगे। साथ ही साथ बच्चों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, उनके बारे में जानेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है केंद्रीय और राज्य स्तर की सरकारों को दिए गए एक निर्देश है, जो कि संविधान देता है कि सरकारों को क्या करना चाहिए, भविष्य में क्या नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत बच्चों लेकिन न्याय योग्य नहीं है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए आप अदालत जा नहीं सकते हैं। ये देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार बच्चों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से बच्चों 51 में है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए, और कुछ ही लोगों के हाथों में जो धन का संचय होता है ऐसा ना हो, इसके लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को बच्चों संविधान में शामिल किया गया। ये भावी सरकार को निर्देश देती है बच्चों की इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है बच्चों आपका, प्रश्न 2 बोल सकते हैं इसको, कि नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्गीकरण। तो इसको 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है।
4 में बच्चों पहला तो आपका है कि आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत होते हैं। दूसरा गांधीवादी सिद्धांत, आर्थिक जो पैसों से रिलेटेड होता है, सामाजिक जो हमारे समाज यानी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। गांधीवादी सिद्धांत मतलब बच्चों गांवों की वकालत करते थे गांधी जी और पंचायत पे ज़्यादा बल देते थे। साथ ही साथ में बच्चों कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कौन करते थे? गांधी जी करते थे। तीसरा बच्चों नीति सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, सुरक्षा संबंधी सिद्धांत। और चौथा आता है विविध सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कितने प्रकार के बच्चों? 4, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत और विविध सिद्धांत। पहला हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत आता है कि लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य ने निम्नलिखित प्रयास करेगा, यानी क्या क्या राज्य कर सकता है आर्थिक और सामाजिक प्रयास के लिए। सबसे पहला काम तो राज्य करेगा बच्चों स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना। दूसरा, कुछ हाथों में संपत्ति का संकेंद्रण ना हो, इसके लिए पुनर्गठन करना। तीसरा, समान कार्य के लिए बच्चों चाहे लड़का हो चाहे लड़की, स्त्री और पुरुष हो, उसको समान पैसे मिलेंगे। चौथा बच्चों स्त्री और पुरुष और बच्चों के लिए रोजगार और कार्य का स्वच्छ वातावरण तैयार करना, बच्चों के शोषण होने से बचाना। तो ये आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसी में बच्चों 6 साल तक के सभी बच्चों के बाल्यकाल की सुविधाएं और शिक्षा की व्यवस्था भी आर्थिक और सामाजिक नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं। दूसरा आएगा बच्चों हमारा गांधीवादी सिद्धांत। जैसा कि मैंने बताया था गांधी जी क्या थे? गांव में पंचायतों के गठन की वकालत करते थे, गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, नशीले पदार्थ शराब इन सब पे प्रतिबंध लग जाना चाहिए, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। गाय भैंस और दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारना चाहिए और उनके वध पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। गांधीवादी सिद्धांत यानी इस नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कितने प्रकार में कर रखा है बच्चों? 4, सामाजिक आर्थिक, दूसरा गांधीवादी। आइए बच्चों अब तीसरा हम देखते हैं विविध नीति निर्देशक सिद्धांत। तो विविध में या विश्व शांति और सुरक्षा के दिशा निर्देश में वातावरण तैयार करने के लिए भारत निम्नलिखित उपाय करेगा ताकि विश्व शांति को बढ़ाया जा सके। तो तीसरा था बच्चों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। राष्ट्र के बीच बच्चों न्यायोचित और सम्मानजनक संबंध हमें स्थापित करना है। अपने देश में ऐसा कोई काम नहीं करना है बच्चों जिससे दूसरे देश की संप्रभुता को खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि उनके दायित्व को बच्चों सम्मान करना, उनको अनादर या उनको मानना नहीं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का परस्पर समझौते के द्वारा हल ढूंढना, ना कि युद्ध से। तो ये किस में आता है बच्चों? कि विश्व शांति और सुरक्षा की दिशा में तीसरा आता है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये भी नीति निर्देशक तत्व में ही आता है। चौथा बच्चों हमारा नीति निर्देशक तत्व है कि विविध नीति निर्देशक के सिद्धांत जिसमें सभी भारतीयों के लिए समान आचार संहिता हो, यानी हिंदू मुस्लिम सबके लिए समान कानून हो। ऐतिहासिक इमारतों का बच्चों संरक्षण किया जाना चाहिए। पर्यावरण के प्रदूषण रहित बनाना और वन जीवों को की रक्षा करना है ना। तो ये सारी निःशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड कराना, यानी कोर्ट में पैसा नहीं लगना चाहिए। पुलिस के पास आम नागरिक कंप्लेंट कराने जाते हैं तो बच्चों वहाँ पे भी कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगना चाहिए। तो ये था बच्चों आपके नीति निर्देशक तत्व जो कि 4 प्रकार के थे। फिर देख लीजिए एक बार नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से बच्चों 51 में है, भाग 4 में है बच्चों। और ये नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, यानी अगर सरकार आपको नीति निर्देशक तत्व दे नहीं रही है तो आप न्यायालय यानी कोर्ट की शरण में जा नहीं सकते हैं बच्चों। नीति निर्देशक तत्व 4 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अच्छे से मैंने आपको बता दिया। आइए बच्चों कुछ प्रश्न ले लेते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि गांधीवादी आर्थिक सामाजिक और विविध प्रकार के नीति निर्देशक तत्व। तो कुटीर उद्योग को गांधीवादी थी, महिला पुरुष के लिए आजीविका का अवसर आर्थिक सामाजिक में आता है। ये 6 साल तीनों क्या है? आर्थिक और सामाजिक में आते हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया है। उसके बाद बच्चों ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण ये विविध में आता है। पर्यावरण प्रदूषण बनाना ये भी विविध नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों आपका नीति निर्देशक सिद्धांत शिक्षा की सार्वभौमिकता के बारे में पढ़ेंगे। बाल मजदूर और महिला, यानी इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है। शिक्षा की सार्वभौमिकता किसे कहता है, बाल मजदूर क्या है और महिलाओं का स्तर हमारे समाज में कैसे, और इन तीनों से रिलेटेड नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है बच्चों कि शिक्षा की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है शिक्षा पर सभी की पहुंच होनी चाहिए। सार्वभौमिकता का अर्थ है सभी की पहुंच होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हमने जान लिया है, और संविधान लागू होने के 10 साल के अंतर्गत ही 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए, ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांत ने कहा था, यानी उस पर प्रेशर डाला था। संविधान लागू होने के बाद 10 साल के अंदर ही
क्या करना है, सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए फ्री में शिक्षा देना है। भारत की स्वतंत्रता के समय बच्चों हमारी सिर्फ 14% आबादी ही क्या थी, पढ़ी लिखी थी। हमारी सरकार ने बच्चों बाद में शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। सर्वप्रथम प्रयत्न किया था बच्चों प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाया जाए, नहीं 1ली से 5वीं तक पहले पढ़ लिख लें। तो सबसे पहले बच्चों प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया गया। उसके बाद प्राथमिक स्तर पे कुछ बच्चे क्या करते थे, स्कूल छोड़ देते थे। उनकी संख्या बढ़ने के कारण 15 से 35 साल के आयु वर्ग में बच्चों अनपढ़ों की संख्या बढ़ गई थी। यानी वो प्राथमिक शिक्षा तो प्राप्त करते थे, उसके बाद बच्चों उनके घर के हालात ऐसे नहीं होते थे कि वो आगे की शिक्षा पूरी कर सके। इसलिए 15 से 35 साल के जो आयु के युवा वर्ग थे ना, वो अशिक्षित में गिने जाने लगे, क्योंकि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा तो प्राप्त कर ली लेकिन उसके आगे वो पढ़े ही नहीं थे। साथ ही में बच्चों इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। उसके अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता योजना और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे कई सारे अभियानों की शुरुआत की गई। 1986 में क्या आया था बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। लोगों तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच बनाई जा सकी। वे लोग जो बचपन में शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों, उनके लिए रात में पाठशाला और वयस्क शिक्षा केंद्र भी खोले जाने लगे थे। शिक्षा की व्यापकता का उद्देश्य हासिल करने के लिए बच्चों NIOS, जिसमें से आप पढ़ रहे हैं बच्चों, यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जैसे कई मुक्त विद्यालय भी स्थापित किए गए। और साथ ही साथ में बच्चों 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए बच्चों 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और उनके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। यानी 2002 में 21 से अनुच्छेद 21 से पहले शिक्षा का अधिकार बच्चों नीति निर्देशक तत्व में था, बाद में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया गया और एक संविधान संशोधन किया गया था बच्चों। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और अनुच्छेद 21 जो कि जीवन जीने का अधिकार है, इसमें 21A यानी शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया। तो शिक्षा की सार्वभौमिकता के लिए कोई प्रश्न आएगा, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए बच्चों। तो सबसे पहला कदम है प्राथमिक शिक्षा मुफ्त किया, रात्रि पाठशाला, वयस्क शिक्षा केंद्र, 86वां संविधान संशोधन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में आई थी, ये सब सरकार ने किया। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बच्चों बाल मजदूर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमारे वहाँ एक तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 में और 24 में है। अनुच्छेद 24 कहता है बच्चों कि बाल श्रम पे रोक है, यानी मौलिक अधिकार, यानी 6 से 14 साल के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते। तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के बारे में हमने पढ़ा है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों से रोजगार पे प्रतिबंध लगा दिया गया, हमने उनसे काम नहीं करा सकते। लेकिन इन प्रावधानों के बावजूद भी हमने देखा है कि कई सारे बच्चे काम करते हैं। अधिकांश मामलों में बाल मजदूरी को समाप्त करने की दिशा में माँ बाप का दृष्टिकोण भी ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द काम पे चला जाए और परिवार की आर्थिक सहायता करे। अपने बच्चों के कोई भी काम करके पैसा कमाने तथा परिवार की आय में योगदान करने के लिए विवश करते हैं कौन, माँ बाप। अब है ना, इच्छा शक्ति की कमी के अतिरिक्त निर्धनता, सामाजिक कलंक, ये सभी मेन कारण है बच्चों। क्यों कोई माँ बाप अपने बच्चों को क्या है कि बाहर शिक्षा के लिए नहीं कमाने के लिए भेजेगा, क्योंकि निर्धनता हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा है ना। जब तक इस सामाजिक चुनौती को समाप्त करने के लिए जागरूक इच्छा शक्ति के अंदर से पैदा नहीं होती, सरकार विभिन्न स्तरों के प्रयास जो है निरर्थक साबित होंगे। और अब्दुल कलाम जी का सपना जो 2020 का स्वप्न था भारत का, तभी साकार हो सकता है जब बच्चे सुरक्षित, शोषण और मुक्त हों। तो बच्चों को अपने बचपन के आनंद और शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड, जैसे निर्धनता को कम करना चाहिए, है ना, बाल मजदूरी को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन आज भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों काम कराने पे प्रेफर देते हैं। हालांकि ये सोच बच्चों धीरे धीरे क्या है चेंज होती जा रही है। जब भी तो हमारे वहाँ बच्चों 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में और अनुच्छेद 21 से अब शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तक तो नहीं है बच्चों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों आपके महिलाओं की स्थिति। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्की है। हमारे वहाँ पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। पिता परिवार का मुखिया होता है और माँ की स्थिति एकदम गौण यानी नगण्य होती है बच्चों, है ना। कठोर सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक रीतियां जैसे पर्दा प्रथा हो गया, दहेज हो गया, इसके कारण भी बच्चों महिलाओं को क्या है काफी हद तक भुगतना पड़ता है। 2001 की जनगणना के अनुसार बच्चों महिलाओं की संख्या 49,57,00,000 यानी आधी है। लेकिन फिर भी आज भी बच्चों महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिले जितने अधिकार
पुरुषों को है। हमारे संविधान में बच्चों महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हर जगह बच्चों बल दिया गया है। तो उनको आजीविका में पुरुष के जितने ही वेतन, समान कार्य का समान वेतन, ये सारी सुविधाएं जो है सरकार ने कर रखी है। लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति क्या है बच्चों, थोड़ी नीचे ही है। मौलिक कर्तव्य भी भारत के हर नागरिक को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कुछ भी करने से रोकता है बच्चों, यानी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। पारिवारिक संपत्ति में बच्चों उनको हिस्सा देने के उपाय भी किए गए हैं सरकार ने। दहेज के लिए दुल्हनों को जलाए जाने, पत्नियों का प्रताड़न, सती प्रथा जैसी जो प्रथाएं हैं ना, उनका उन्मूलन भी कर दिया गया बच्चों। और महिला सशक्तिकरण के लिए बच्चों 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1/3 आरक्षण बच्चों महिलाओं के लिए भी दिया गया है, 1/3 सीटों का आरक्षण। साथ ही साथ में बच्चों महिलाओं के लिए कई सारे आयोगों का भी गठन किया गया। यानी महिलाओं की स्थिति बच्चों सही नहीं है, इन इसको निरंतर सही करने के लिए भारत सरकार ने बहुत से अच्छे कदम उठाए, जैसे दहेज प्रथा निषेध कर दिया बच्चों। महिला सशक्तिकरण के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज है उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। मौलिक कर्तव्य भी बच्चों नागरिकों को ऐसा कुछ करने के लिए या सरकार को रोकती है जिससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचे। यानी महिलाओं की स्थिति बच्चों अब दिन ब दिन क्या है, बढ़ती जा रही है। वो भेदभाव जो पहले के टाइम पर होते थे आज वैसा नहीं हो रहा है। आइए बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो स्वतंत्रता के समय भारत में शिक्षित लोगों की संख्या कितनी थी? 14% थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ कब हुआ था बच्चों? 1986 में हुआ था। बच्चों के शोषण के विरुद्ध का प्रावधान मैंने बताया था मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ बच्चों महिला पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या। अभी तक तो हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा, लेकिन इनकी आलोचना भी की जाती है। बहुत सारे लोग मानते हैं बच्चों की, कई आलोचक कहते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत को नववर्ष की शुभकामनाओं से बेहतर नहीं माना जाना चाहिए, कि इसके पीछे माना जाता है बच्चों कि ये निर्देश नववर्ष की शुभकामनाएं यानी नए साल की जो ग्रीटिंग्स देते हैं वो है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई कानूनी मान्यता है ही नहीं। नीति निर्देशक तत्व बच्चों न्याय योग्य नहीं है, यानी इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फिर इसका क्या फायदा हुआ। लेकिन बच्चों इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिद्धांत पूर्णतः अर्थहीन है। इनकी अपनी खुद की उपयोगिता और महत्व होता है बच्चों। नीति निर्देशक तत्व एक ध्रुव तारा की तरह है जो हमें दिशा दिखाने का काम करता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? सीमित संसाधनों के बावजूद जीवन के हर पहलू में सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना। यानी नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना तो करते हैं, लेकिन आलोचकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक ध्रुव तारे की समान है जो हमें क्या करता है? सही दिशा दिखाता है। सीमित संसाधनों होने के बावजूद भी आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करने में कारगर साथ देता है। साथ ही ये संविधान की प्रस्तावना की भी आत्मा है बच्चों। इन्हें लागू करने के लिए कई सारे कदम उठाए गए, जैसे भूमि सुधार लागू किया गया बच्चों, जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया। ये नीति निर्देशक तत्व में ही तो है। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और हरित क्रांति लाया गया है। महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। भूमि की हदबंदी कर दी गई है कि एक इंसान इससे ज्यादा भूमि नहीं रख सकता। प्रिवी पर्स जो राजा महाराजाओं को दिया जाता था बच्चों, उसकी समाप्ति कर दी गई है। गरीब लोगों के लिए बच्चों बैंक मिले, जीवन बीमा मिले, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी सरकार ने बैंकों को अपने अंतर्गत ले लिया है। तो ये सारे प्रावधान है बच्चों। साथ ही साथ में स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, और 73वां और 74वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। ये सभी कार्य बच्चों नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व को हम नववर्ष की शुभकामनाएं की तरह आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए बच्चों कि नीति निर्देशक तत्व ध्रुव तारा के समान है जो हमें सही दिशा दिखाने का कार्य करता है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि इनके आंसर बच्चों मैंने दे रखे बच्चों। आपको इसको देखकर याद करना है, क्योंकि इस बार आपके पैटर्न में एमसीक्यू ये सभी आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अंतिम टॉपिक की तरफ, और ये है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में अंतर। तो ये प्रश्न बच्चों आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार। और एक आता है बच्चों आपका, यहाँ पे लिख लीजिए, नीति निर्देशक तत्व। तो इनके बीच बच्चों आपको अंतर अच्छे से करना है। पहला मौलिक अधिकार बच्चों कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया बच्चों? आयरलैंड से लिया गया है।
मौलिक अधिकार बच्चों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है। नीति निर्देशक तत्व बच्चों 36 से लेकर 51 में है। मौलिक अधिकार बच्चों न्याय योग्य है, यानी इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार बच्चों नकारात्मक है, यानी सरकार की शक्ति को घटाती है। और मौलिक नीति निर्देशक तत्व कैसा बच्चों सकारात्मक है, यानी ये सरकार की शक्ति को बढ़ाती है। मौलिक अधिकार बच्चों भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व बच्चों भाग 4 में है। तो ये सभी इनके बारे में आपको ये अंतर ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान रखना, ये मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व के बीच में महत्वपूर्ण अंतर के बारे में मैंने बता दिया। इन दोनों में अंतर के बाद बच्चों परस्पर संबंध भी है। जैसे नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व बच्चों सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन मौलिक अधिकार किसके लिए बच्चों? राजनीतिक लोकतंत्र के लिए जरूरी। पाठगत प्रश्न बच्चों ये आपको कुछ याद कर लेने, देख लेने, मैंने इनके आंसर टिक लगा दिए हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस बच्चों बार बार करनी है। बढ़ते हैं बच्चों अपने अंतिम टॉपिक की तरफ, और ये है मौलिक कर्तव्य। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं होते, और अधिकार के बिना कर्तव्य भी नहीं होते। हमारे मूल संविधान में बच्चों जिसे 1950 में लागू किया था, मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी। बाद में बच्चों 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में हुआ था। इसमें 10 मूल कर्तव्य बच्चों जोड़े गए थे। और किसकी सिफारिश पे बच्चों? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे जोड़े गए थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। बाद में बच्चों 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसी 11वां मूल कर्तव्य क्या था बच्चों? कि माता पिता अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजेंगे। और भाग 4 में है बच्चों, अगर पूछो मौलिक कर्तव्य किसमें? भाग 4 के 51 एम अनुच्छेद में है। कर्तव्य की सूची क्या क्या है बच्चों? तो संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का आदर करना है, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिले ऐसे आदर्शों का अनुसरण करना है, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना है, जब भी आवश्यकता पड़े तो देश की हमें रक्षा करना है। साथ ही साथ में बच्चों भाईचारे को बढ़ाना है, संस्कृति को बनाए रखना है, वन नदी झील इन सब के संरक्षण करना है, मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता अभिभावक क्या करेंगे? शिक्षा का अधिकार प्रदान करेंगे। तो इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आइए देखते हैं बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्कों के दो पहलू है, तो ये सही है। मौलिक कर्तव्य मौलिक संविधान में था? नहीं था, ये बाद में 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा था। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार के साथ उल्लेख किया गया है? नहीं किया गया बच्चों। अब कुल 10 मौलिक कर्तव्य नहीं 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये आपको याद करने हैं। उसके बाद बच्चों मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी है? तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल आदर्शों और संकेत की ओर करता है, मतलब वे वास्तविक जान नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य के लिए भी हम न्यायालय जा नहीं सकते, जिसका परिणाम ये निकलता है कि ये कर्तव्य जो है संविधान के ऊपर बोझ से बने हैं। साधारण मनुष्य के तो समझ से बच्चों कई सारे मौलिक कर्तव्य गायब है। जैसे गौरवशाली परंपरा का क्या अर्थ है, ये भी समझ में नहीं आया। मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिभाषाएं ही सही नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य की सूची बच्चों अस्पष्ट आदर्शों को सम्मिलित कर रखा है हमने, इसका कोई लाभ नहीं है, ऐसा कहा है। 1976 में तो बच्चों एक न्याय शास्त्री ने कहा था कि शायद इन कर्तव्यों का पालन कभी नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चों इन पर न्यायालय ने पूरा ध्यान दिया है। इसके प्रमुख उदाहरण क्या है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को शहर से बाहर भेज दिया उन्होंने। यमुना के पानी को प्रदूषण से मुक्त रखने का उपाय क्या है? बूचर खानों को आबादी के इलाके से दूर किया गया है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मौलिक कर्तव्य सिर्फ हमारे संविधान पे बोझ हैं, बल्कि न्यायालय ने इन पे भी ध्यान दिया है और न्यायालय ने इनकी भी पालना कराई है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। इसमें इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर सब हमने डिस्कस कर लिया। चैप्टर बच्चों वैसे थोड़ा लेंथी था, पर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ ही आएंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लीजिए बच्चों। तो ये पाठांत प्रश्न है बच्चों। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत की प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए। तो न्याय योग्य नहीं है, इसके पीछे क्या सत्य बता देना कि आर्थिक और सामाजिक समानता लाना है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। 4 प्रकार का वर्गीकरण कर रखा है। शिक्षा की सार्वभौमिकता बच्चों 1986 की शिक्षा नीति के बारे में बता देना। साथ ही साथ में अनुच्छेद 21 से 66वां संविधान संशोधन बता देना। बाल मजदूरी के उन्मूलन के बारे में लिखना है, महिलाओं के बारे में लिखना है। नीति निर्देशक सिद्धांत की क्रियान्वित में राज्य की क्या भूमिका है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्व में क्या अंतर है बच्चों? मोस्ट है आपके।
ये कुछ क्वेश्चन है ना, ये जो मोस्ट है आपको सिर्फ ध्यान रखना है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध कीजिए, 11 मौलिक कर्तव्य, उनके बारे में जो जो आपको पता है बच्चों लिख कर आना है। कुल मिलाकर एग्जाम में कोई से भी कैसे भी क्वेश्चन आए आपको छोड़कर नहीं आना है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मिलेंगे बच्चों जल्दी ऐसी वीडियो में जिसमें हम पूरी समरी क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।